आज हम हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले है राजा और उसके कार्य। जैसा कि विदित है, राजा का पद जो होता था वो पैतृक होता था। राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही शासक या राजा बनता था। राजा के जो प्रमुख कार्य थे उसमें प्रजा के लिए किए गए कार्य होते थे। इसके साथ साथ राज कार्यों का संचालन भी उसके द्वारा होता था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता था नगरों का निर्माण करना, नगरों का निर्माण कराना। इसके साथ साथ नगरों का की जो व्यवस्था है, नगरों की उत्तम व्यवस्था का क्रियान्वयन करना। जो शासक था उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता था कि वो बड़े पैमाने पर नगरों का निर्माण करवाता था, क्योंकि ये जो नगरों का निर्माण है वो राजा की प्रसिद्धि में एक तरह से चार चांद लगाने का कार्य करते थे। राजा को दूर दराज तक प्रसिद्ध करने का प्रमुख जो कारण था वो भी नगरों का निर्माण करना होता था। दूसरा, नगरों का निर्माण करने से ही कुछ नहीं होता, बल्कि नगरों का निर्माण होने के पश्चात नगरों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को उत्तम तरीके से क्रियान्वयन करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो हड़प्पा सभ्यता के शासकों ने किया। जैसा कि मैंने बताया कि हड़प्पा में जो शासक बनता था वो राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही शासक होता था, और उसका मुख्य कार्य यही होता था कि वो अपनी प्रजा के लिए हित कार्य करे। मुख्य कार्य प्रजा हित कार्य होता था, प्रजा हित कार्य होता था, ताकि वो प्रजा के हित के कार्य भी कर सके और साथ साथ जो उसके कार्य हैं वो प्रजा में उसको लोकप्रिय बना सके। इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण कार्य होता था वो होता था मंदिरों का निर्माण करवाना। मंदिरों का निर्माण करवाना। मंदिरों का निर्माण करवाना कैसे? जैसे जो जितने भी धार्मिक उत्सव होते थे वो धार्मिक उत्सव कहीं ना कहीं धर्म के प्रतीक या आस्था के प्रतीक मंदिरों तक से जुड़े होते थे। तो शासकों द्वारा बड़े पैमाने पर मंदिरों के निर्माण कराए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इस पर जैसा कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उस विशाल स्नानागार का जो जो जुड़ाव था वो उन धार्मिक उत्सवों से होता था। जो धार्मिक उत्सव होते थे उन उत्सवों में उस स्नानागार था उस स्नानागार का बड़ा अहम योगदान होता था। तो ये राजा की प्रसिद्धि के प्रमुख कार्यों में से एक था, और राजा के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो था कि अपने नगर की व्यवस्था को बनाए रखना, नगर व्यवस्था का कुशल संचालन करना। दूसरा जो है वो है कुशल शासन प्रबंधन करना। कुशल शासन प्रबंध है, देखिए जो शासक होता है उस शासक का कार्य सिर्फ उस देश विशेष तक सीमित नहीं होता, बल्कि देश के साथ साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ जो उसका व्यापार होता है उस व्यापार व्यवस्था को बनाए रखना, उस व्यापार व्यवस्था उस व्यवस्था को एक उत्तम रूप प्रदान करना भी महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भारत की हड़प्पा सभ्यता थी उस हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो था मध्य एशिया और पश्चिम एशिया, पश्चिम एशियाई देशों के साथ होता था। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर व्यापार होता था तो कहीं ना कहीं राजाओं के आपसी संबंध भी रहे होंगे, राजाओं के द्वारा शासकों के द्वारा प्रयास भी किए गए होंगे कि वो विदेशी व्यापार को बढ़ावा दे, विदेशी व्यापार को सुगम बनाने के लिए अच्छी व्यवस्था अपनाए। इसके साथ साथ जो शासक होता था, राजा होता था, उसका एक और भी था कि वो अपने लिए जब नगर निर्माण करता था तो नगर निर्माण के साथ साथ उस नगर के प्रबंधन के लिए वो अच्छी जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू करने का प्रयास करता था, कुशल प्रबंधन करने का प्रयास करता था, जिसमें व्यापारियों के लिए सुविधाएं, जैसे आप देखा हमने कि लोथल जो था, लोथल में गोदामों के अवशेष मिले हैं। अब गोदामों का क्या काम था कि लोथल एक बंदरगाह था, बंदरगाह में माल को उतारने और चढ़ाने के लिए माल को इकट्ठा भी किया जाता था, और इकट्ठे माल को जहाजों के द्वारा विदेशों तक भेजने के लिए उसको कुछ समय के लिए स्टोर करना होता था, एकत्रित करना होता था। तो जब उस माल को एकत्रित किया जाता था तो जाहिर सी बात है उसके लिए कहीं ना कहीं भंडारण की सुविधा भी चाहिए। तो ये भंडारण की जो सुविधाएं हैं वो शासकों के द्वारा जो है वो उपलब्ध कराई जाती थी। शासक उस व्यवस्था को विशेष रूप से देखते थे।
इसके साथ साथ जो उनके कर प्रबंधन वगैरह है, कर का जो प्रबंधन है, टैक्स सिस्टम है, उस को भी ठीक ढंग से क्रियान्वयन करने का जो दायित्व होता था वो शासक का होता था। इसके साथ साथ अपने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, अपने नगर की सुरक्षा के लिए वो किलों का प्रबंधन, किलों का प्रबंध एवं सुरक्षा प्रबंध, ये सभी देखना भी राजा का कार्य होता था, शासक का कार्य होता था। जैसा कि हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी, हड़प्पा कालीन जो सड़कें थी, उन सड़कों में जो सड़कें बनी हुई थी, सड़कें चौड़ी सड़कें थी। तो जाहिर सी बात है, चौड़ी सड़कें हैं तो चौड़ी सड़कें व्यापार के लिए अपना उत्तम मार्ग तो उपलब्ध कराएंगी ही। इसके साथ साथ ये भी देखा था हमने कि इनके पास रात्रि में रोड पर जो रोशनी है, उन रोशनी के लिए खंभों का या ऐसे साक्ष्यों का प्रबंध किया गया था, जिनसे लगता था कि रात्रि में व्यापारियों को भी सुविधा थी और नगर के आम लोगों को भी सुविधा हो जाती थी। तो इस तरह से ये एक कुशल योजना का या कुशल प्रबंधन का एक नजारा प्रस्तुत करता है कि ये वास्तव में शासक के द्वारा अपने कुशल जो प्रबंधन है वो प्रबंधन कराने के साक्ष्य प्राप्त हैं और प्रबंधन कराया जाता था। इसके साथ साथ राज कार्य के लिए खर्च अथवा टैक्स, अभी तक हमें चूंकि हम हड़प्पा सभ्यताई जो लिपि है उस लिपि को पढ़ पाने में सफल नहीं हो पाए हैं, तो हमें इस चीज का अभी प्रमाण नहीं मिला है कि किस तरह की टैक्स प्रबंधन व्यवस्था, किस तरह के टैक्स सिस्टम है वो रहा होगा। परंतु ये हमें जाहिर सी हमारे लिए जाहिर है, चूंकि वहां पे बाट बट्टों का प्रबंध किया गया था। बाट थे, बाट बट्टे, जिन्हें चर्ट कहा जाता था, जो 1:2:4 अनुपात 8 अनुपात 16 अनुपात 32 के रूप में मिलते हैं। तो जब बाट बट्टों का प्रबंध था, तो ये भी जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक टैक्स की प्रणाली जो है वो भी उनके द्वारा विकसित की गई होगी, जो इस व्यवस्था के लिए एक उत्तम आधार प्रदान करने के लिए जरूर रही होगी। इसके साथ साथ व्यापारियों से भी कुछ बड़े पैमाने पर तो नहीं कह सकते, लेकिन व्यापारियों से भी, चूंकि ये हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारी वर्ग का यहाँ पे विशेष महत्व रहा है, व्यापारी वर्ग और व्यापार, तो जाहिर सी बात है कि इनसे इनके द्वारा कुछ लगान या टैक्स भी लिया जाता रहा होगा, जिससे शासक के कार्य जैसे नगरों का निर्माण करना है, नगरों में कुशल व्यवस्था को बनाए रखना है, साफ सफाई का प्रबंधन करना है, सुरक्षा का प्रबंधन करना है, इन सभी कार्यों के लिए जो खर्चा आता था, उस खर्चे को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कृषि के ऊपर टैक्स लगाया गया होगा, व्यापार के ऊपर टैक्स लगाया होगा, अन्य चीजों पर भी कुछ ना कुछ टैक्स लगाया होगा। तो इन टैक्स व्यवस्था के द्वारा भी कहीं ना कहीं इस हड़प्पाई सभ्यता को एक अच्छी आधार है वो आधार प्राप्त होगा। इसके साथ साथ तो चौथा और महत्वपूर्ण है शस्त्र। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो शांतिपूर्वक ढंग से जीवन जीने वाले लोग थे। उनका जो देखने, जैसा कि हमें साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों से प्रमाण मिले हैं कि उन लोगों का अपना व्यापार में, मनोरंजन में, कृषि में, अन्य कार्यों में विशेष जो अपना इनलज रहते थे, लगे हुए रहते थे। तो कहीं भी हमें ज्यादातर बड़े पैमाने पर औजार और हथियार नहीं मिले हैं, अगर मिले भी हैं तो थोड़े बहुत कांसे के औजार हथियार मिले हैं। तो कांसे के औजार हथियारों से युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध वो ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए साजो सामान के रूप में प्रयोग किए गए होंगे, जो शासक के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है, उसके लिए प्रयोग किए गए होंगे, लेकिन लोहे के औजारों के प्रयोग हमें बड़े पैमाने पर नहीं मिलते हैं। और यही कारण है कि शायद हड़प्पा सभ्यता के लोगों के ऊपर जब आर्यों ने आगमन किया, तो आर्यों ने बड़ी आसानी से उनको पराजित कर दिया होगा और उन्हें अपना स्थान छोड़कर दक्षिण की तरफ पलायन करना पड़ा होगा। वो अपना स्थान छोड़कर उनको जाना पड़ा होगा, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों में से भी एक है। तो कभी कभी हथियारों और औजारों का न हो पाना भी इस चीज को दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इस सभ्यता को पतन से बचा पाने में ज्यादा लंबे समय तक सक्षम नहीं हो पाए। नेक्स्ट है पढ़ भाई।
ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। जैसा कि अभी तक आप और हमने सभी ने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता एक कृषि आधारित व्यवस्था थी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो कृषि का था कि हड़प्पा सभ्यता कृषि आधारित व्यवस्था थी। सब संसार में सबसे पहले कपास के साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो संसार के लिए कपास और वस्त्र प्रदान करने का उसमें प्रमुख रहा है या उसमें अग्रणीय रही है। तो कपास के प्रथम उपयोग और उत्पादन का उदाहरण हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला है। हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला है और भारत के लोग बड़े पैमाने पर, हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर मध्य एशिया, पश्चिम एशिया को सूती वस्त्र, कपास और रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे। इसके साथ साथ हड़प्पाई जो लोग हैं वो गेहूं, कपास के अलावा गेहूं, जौ, चना, सरसों इत्यादि इन फसलों को भी उगा पाने में सक्षम थे। और ये लोग उगाते भी थे। इसके साथ साथ जो हमें चावल वगैरह के भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, चावल भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कृषि में महारत हासिल कर रखी थी। हालांकि उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता जितना कि आज हो सकता है, परंतु उस समय के हिसाब से और जनसंख्या की आवश्यकताओं को देखते हुए बड़े पैमाने पर इन सभी फसलों का उत्पादन किया जाता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें वो है पशुपालन। पशुपालन कृषि की सहगामी क्रिया है। जो कृषि अवशेष बचते हैं, कृषि के जो अवशेष होते हैं, उन अवशेषों को पशुओं को डालने से, पशुओं को डाल दिया जाता है जिसे वो चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। और चारे जो कृषि अवशेष हैं, उन कृषि अवशेषों का एक तरह से निपटारा भी हो जाता है। और पशुओं से बड़े पैमाने पर मनुष्य को दूध, घी और मांस की भी प्राप्ति हो जाती थी। इसके साथ साथ कुछ पशुओं का, वो मनुष्य जो है, कुछ पशुओं का बोझा ढोने में और हल चलाने में व अन्य क्रियाओं में उपयोग करते थे। तो इसके साथ साथ जो कुछ पशु हैं, उन पशुओं को मनुष्य जो है, हड़प्पाई जो लोग हैं, वो चाहे वो पूजा की दृष्टि से, पूजा के लिए उनकी पूजा करते हों या धार्मिक महत्व को देखते हुए भी कुछ पशुओं का पालन करते थे। तो हड़प्पाई सभ्यता के लोगों में पशुपालन का भी अपना एक विशेष योगदान रहा है। बड़े पैमाने पर वो लोग पशु भी पालते थे। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक था वो था उद्योग धंधे। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों को, हालांकि उस जमाने में औद्योगिक क्रांति तो नहीं हुई थी, परंतु लोगों को छोटे छोटे व्यापार के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए, उनमें कार्यों में महारत हासिल थी। और जैसे वो मन के बनाना, मूर्ति बनाने में, और इसके अलावा जो मोती का कार्य है, मोती, आभूषण, बर्तन, इन सभी कार्यों में उनको महारत हासिल थी। तो जब इन कार्यों में इन लोगों को महारत हासिल थी, तो इसके साथ साथ कपड़े बनाने में, कपड़ा और रेशम, जो रेशम है, इन सभी कार्यों में इनको महारत हासिल थी। तो जब बड़े पैमाने पर ये शासकों के द्वारा इन उद्योग धंधों को प्रोत्साहन भी दिया गया था। जब इन उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया गया, तो इस प्रोत्साहन के द्वारा इस जो सामान बच जाता था, जो सामान होता था, उस सामान को विदेशों को व्यापार करते थे, अपने पड़ोसी राज्यों को भी व्यापार करते थे। और बड़े पैमाने पर जो उद्योग धंधे थे, वो उद्योग धंधे
या मुद्रा प्राप्त करने का एक अच्छा या बड़े पैमाने पर एक अच्छा साधन था। इसके साथ साथ जो टेरिकोटा है, टेरिकोटा का भी अपना एक विशेष योगदान रहा है। टेरिकोटा का भी बड़े पैमाने पर वो लोग उपयोग करते थे। तो इन सभी चीजों को उद्योग धंधों में इन लोगों ने अपनाया और इसके द्वारा भारत की हड़प्पा सभ्यता ने अपने चरम को प्राप्त करने में, एक अच्छा आधार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है व्यापार और वाणिज्य। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हड़प्पाई सभ्यता एक कृषि आधारित व्यवस्था होने के साथ साथ, अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ व्यापार पर भी आधारित एक व्यवस्था थी। क्योंकि इन लोगों का कार्य जो था वो युद्ध करना तो नहीं था, युद्ध करके साम्राज्य विस्तार करना नहीं था, बल्कि ये लोग जीवों और जीनों में विश्वास करते थे। ये मनोरंजन में अपना विश्वास करते थे, ये एक अच्छा जीवन जीने में विश्वास करते थे। तो इन लोगों ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और इनका व्यापार और वाणिज्य मध्य और पश्चिम एशिया, मध्य एवं पश्चिम एशियाई देशों के साथ होता था। और बड़े पैमाने पर ये सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, रेशम, धातु, मोती, माणिक्य, चावल, इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों, अन्य खाद्य पदार्थों, हाथी दांत, हाथी दांत आभूषण इत्यादि का ये व्यापार करते थे। और इस व्यापार के द्वारा बड़े पैमाने पर मुद्राएं प्राप्त करते थे। उन मुद्राओं से जो था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने जो आर्थिक आधार, उस आधार को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए इन सभी चीजों को अपनाते थे। इसके साथ साथ जो ये था कि मिस्र और मेसोपोटामिया के जो थे, उनमें भारतीय हड़प्पा सभ्यता का एक विशेष स्थान था और वो इसे मेलोहा के नाम से पहचानते थे, मेलोहा के नाम से इसको बुलाते थे। नेक्स्ट है मापतोल प्रणाली। जैसा कि हमने अभी तक मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों का अपना एक अलग सिस्टम था, मापतोल प्रणाली उन्होंने विकसित की थी। तो उन्होंने बाट बट्टे बनाए थे, जिन बाट बट्टों को चर्ट कहा जाता था। और ये 1:2, 4, 8, 16, 32, 64 में मिलते थे। तो ऐसी बाट बट्टों की अपनी व्यवस्था को होना और पूरी सभ्यता के जो प्रदेश थे, चाहे वो हड़प्पा रहा हो, चाहे मोहनजोदड़ो रहा हो, चाहे लोथल रहा हो, चाहे धोलावीरा रहा हो, उन सभी स्थानों पर लगभग एक जैसी मापन प्रणाली का पाया जाना यह दर्शाता है कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों की अपनी एक मापन प्रणाली थी। वो उत्तम पैमाने पर थी, उत्तम व्यवस्था थी, जिसे संपूर्ण सभ्यता ने अपनाया था। और इससे इस मापन प्रणाली से उनको एक मजबूत आधार प्राप्त हुआ था। इस आधार के द्वारा उनको अपना जो एक पैमाना था, उस पैमाने को अपना पाने में या समझ पाने में एक महारत हासिल हो गई थी। और जिसके कारण इनके व्यापार वाणिज्य को बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त हुई। अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न जो बातें थी, उन सभी को, विशेषताओं का अध्ययन किया है। अब चूंकि हमने अभी तक ये पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन अंततः एक ऐसा समय भी आया जब हड़प्पा सभ्यता का कहीं ना कहीं पतन हो गया। उस पतन के कारण क्या रहे, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हो गया? हड़प्पा सभ्यता के पतन
देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता इतनी महान सभ्यता थी, इसने अपने हर क्षेत्र में विकास के चरम को प्राप्त किया। हर जगह इन्होंने अपनी महारत हासिल की, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण आया कि इस सभ्यता का भी पतन हो गया। तो इस सभ्यता के पतन के जो कार्य थे, उन कार्यों में कुछ जो अन्य कार्य थे, उन कार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण था, सबसे इंपॉर्टेंट है जो, वो है आर्यों का आगमन। प्रोफेसर मैक्स मुलर, प्रोफेसर मैक्स मुलर जो कि एक जर्मन इतिहासवेता थे, उन उनके द्वारा, उनका मानना है, या गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, व्हीलर, इनका मानना है कि हड़प्पाई सभ्यता के पतन के जो कारण थे, उन कारणों में सबसे जो अहम भूमिका निभाई वो थी आर्यों के आगमन ने। आर्य मध्य एशिया से आने वाली, ईरान की तरफ से शाखा से आने वाली एक लड़ाकू जाति थी, जो बड़े पैमाने पर लोहे से बने हुए हथियारों और औजारों का प्रयोग करते थे। ये लड़ाके थे और इनका विश्वास जो था वो युद्धों में था। ये युद्ध के देवता इंद्र की पूजा करते थे, और चूंकि जब किसी देवता की पूजा की जा रही है, वो युद्ध का देवता ही माना गया है, तो कहीं ना कहीं इनका विश्वास था कि ये युद्धों में विश्वास करते थे। युद्ध के द्वारा नए क्षेत्रों को जीतना, उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना और उन पर कब्जा करना, इन लोगों के जो चरित्र में थी वो बसी हुई थी। तो आर्यों का जब यहाँ पे भारत की हड़प्पा सभ्यता में आगमन हुआ, या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से इनका टकराव हुआ, तो आर्यों ने बड़ी आसानी से हड़प्पाई सभ्यता के लोगों को हरा दिया। चूंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास हथियार औजार न के बराबर थे, क्योंकि एक शांतिप्रिय लोग थे। इनका विश्वास जीवो और जीनों में जीने दो की विचारधारा में था। तो इन लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर हथियार न होने के साक्ष्य हमें स्थान स्थान पर मिलते हैं। कहीं भी हमें अवशेषों के रूप में लोहे के औजार नहीं मिलते हैं। ना ये लोग घोड़े, जो घोड़े होते थे उनका लड़ाइयों में प्रयोग करते थे। ये मात्र अपने मनोरंजन के लिए घुड़सवारी करते थे, रथ दौड़ाते थे, ना कि युद्धों के लिए इनके कोई साक्ष्य मिले हैं। और दूसरी तरफ आर्य जो थे वो लड़ाके थे, वो तेज गति से दौड़ने वाले घोड़ों का प्रयोग करते थे, तेज धार हथियारों का प्रयोग करते थे। तो इन्होंने आसानी से हड़प्पाई सभ्यता के लोगों को बड़े पैमाने पर नरसंहार किया होगा, या जो बचे कुचे लोग हैं वो अपना स्थान छोड़कर, अपने मूल निवास को स्थान को छोड़कर दक्षिण की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर कर दिए गए होंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है कि आर्यों का आगमन जो था वो भी कहीं ना कहीं हड़प्पाई सभ्यता के पतन के कारणों में प्रमुख कारण था। दूसरा, बाढ़। ऐसा माना जा सकता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, वो एक नदी किनारे बसी हुई सभ्यता थी। नदियों के किनारे वो सभ्यता बसी हुई थी, और ये कृषि आधारित व्यवस्था थी। इसके साथ छोटे छोटे उद्योग धंधे भी यहाँ पे प्रचलित थे। तो नदियों में लगातार बाढ़ आती रही होगी, और बाढ़ आने से या तो ये नगर जो है वो दफन हो गए होंगे, क्योंकि कुछ नगरों के 5-5 बार या 7 बार दफन हो जाने के भी उदाहरण मिले हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा माना जा सकता है कि लगातार आने वाली बाढ़ों ने इन नगरों को नष्ट करने में अपनी अहम भूमिका निभा दी गई होगी, और जो लोग बचे हुए होंगे वो भी कहीं ना कहीं अपने इन स्थानों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में दक्षिण की तरफ या अन्य क्षेत्रों की तरफ पलायन कर गए होंगे। और इस प्रकार बाढ़ों ने भी, लगातार आने वाली वार्षिक बाढ़ों ने भी हड़प्पा सभ्यता के समूल विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ अगला जो कारक था वो था भूकंप। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि क्रो एंड क्रो जैसे इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता भी थी, और नगरीय सभ्यता के साथ साथ वो नदियों किनारे बसी हुई सभ्यता थी। तो ऐसा माना जाता है कि समय समय पर आने वाले भूकंपों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे भारी विनाश किया होगा, तहस नहस मचा दी गई होगी। और जैसा कि भूकंपों में अक्सर होता है कि बड़े पैमाने पर जमीन भी उथल पुथल हो जाती है, और सब कुछ अर्थगर्त हो जाता है, धरती पलट जाती है, और समुद्रों का जल या नदियों
नदियों का जल वहां पर आ गया होगा, वो गाद उन मकानों में भर गई होगी, नगर दफन हो गए होंगे, और जो लोग बचे गए होंगे वो लोग अपने स्थान को छोड़कर सुरक्षित स्थान या जान माल को बचाने के लिए उन स्थानों से दूसरे स्थानों की ओर पलायन कर गए होंगे और उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा होगा। नेक्स्ट है जो अगला कारक है, उस कारक का वो है अग्नि, आग। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ बड़े पैमाने पर नगरों के निर्माण में लकड़ियों का प्रयोग किया गया था, और लकड़ियों का प्रयोग किया गया था, तो ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि उन स्थानों पर आग लग गई होगी, और चूंकि लकड़ियां सूखी लकड़ियां होती हैं, आसपास में जंगल भी थे, तो आग पर ये लोग जो काबू पा पाने में असफल रहे होंगे, और बड़े पैमाने पर लोगों की जलकर वहां पर हत्या हो गए, जलकर वो मृत्यु हो गई होगी, और जो बचे कुचे लोग हैं वो अपने बाल बच्चों के साथ, अपने पशुओं के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ दूसरे स्थानों की तरफ मूव कर गए होंगे, दूसरे स्थानों की तरफ चले गए होंगे, और इस आस में होंगे कि कभी अगर यहाँ पे शांति हुई, कभी यहाँ पे आग समाप्त बंद होगी, तो हम वापस यहाँ आ जाएंगे। हो सकता है वो आए हों, हो सकता है वो नहीं भी आए हों। तो कहीं ना कहीं लगातार जो जंगलों में आग लगती है, जंगलों में लगने वाली आग ने भी इस सभ्यता के समूल विनाश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इस शानदार जो सभ्यता है उसके अंत में कहीं ना कहीं इसने एक भयावह कारण जो था वो अपने आप को साबित किया है। इसके साथ साथ है पर्यावरण असंतुलन। देखिए, जो पर्यावरण असंतुलन है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पर्यावरण असंतुलन है वो भी कभी ना कभी प्रकृति पर समूल नाश का कारण बनता है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर सुख शांति के कारण यहाँ पे हो सकता है जनसंख्या वृद्धि हो गई हो। जनसंख्या वृद्धि होने से पशुओं पर और अन्य चीजों पर दबाव बढ़ा होगा। इस बढ़ने वाले दबाव ने लगातार जो जनसंख्या का दबाव बढ़ा है उससे संसाधन सीमित हो गए होंगे। जब संसाधन सीमित हुए हैं तो हो सकता है कि लोगों में कहीं ना कहीं आपस में विद्रोह हुआ हो, आपस में झगड़े हुए हो, उनमें लोगों की मृत्यु हो गई हो, या हो सकता है अकाल पड़ने में, सूखा पड़ने में, भूकंप ने, अन्य कारणों ने, जो प्राकृतिक असंतुलन के कारण थे, उन सभी कारणों के द्वारा भी इस सभ्यता का समूल नाश हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण असंतुलन है उसने भी इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ है महामारी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोग शांतिप्रिय लोग थे। उन लोगों ने अपने जीवन को अपने तरीके से जिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों को शायद स्वास्थ्य के बारे में या जो औषधि विज्ञान है उसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होगी, ज्यादा जानकारी इन लोगों को नहीं थी, क्योंकि अभी तक हम हड़प्पाई सभ्यता के जो लेख हैं, लिपि है, उसको पढ़ पाने में असफल रहे हैं, और हमें ऐसे साक्ष्य भी नहीं मिले हैं कि उससे हमें जान पाए कि इन लोगों को औषधि विज्ञान के बारे में कितना पता था, इन लोगों को जीव विज्ञान के बारे में या मनुष्य के शरीर के बारे में कितना पता था। इन चीजों के उदाहरण हमें अभी तक ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी समय कोई महामारी फैल गई होगी और उस महामारी ने लोगों के जीवन को ले लिया होगा, और चूंकि जब महामारियां फैलती हैं तो उससे गांव, नगर, देश के देश खाली हो जाते होंगे, क्योंकि उस समय विज्ञान है, विज्ञान ने इतनी प्रगति तो नहीं की थी इस तरह के, जैसे आज आधुनिक समय में टीके हैं, औषधियां हैं, वैक्सीन है, वो उस जमाने में शायद नहीं रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इस शानदार व्यवस्था के, इन शानदार सभ्यता जो संसार की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है, उस सभ्यता के पतन में कहीं ना कहीं इसने भी जो महामारियां हैं, लगातार फैलने वाली महामारी है, इन महामारियों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, जिसने एक संसार की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शानदार व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक, आर्थिक सभी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब ये है कि हम हड़प्पा सभ्यता को संसार की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शानदार व्यवस्था क्यों कहते हैं? क्या कारण है कि हम हड़प्पा सभ्यता को संसार की सबसे शानदार व्यवस्था कहते हैं? और कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा रहा होगा जो इस सभ्यता को संसार की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण कारक बताती है। तो हम कुछ चीजें हैं जो हैं हड़प्पा सभ्यता को
हड़प्पा सभ्यता की देन, कि हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या मिला है, हड़प्पा सभ्यता से हम क्या प्राप्त कर पाए हैं, क्या कारण है कि हम हड़प्पा सभ्यता का इतना गुणगान करते हैं, हमारे देश की इतनी शानदार सभ्यता हमें हमने इसलिए माना है। तो कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। इसमें सबसे पहला है कि नगर निर्माण एवं कुशल नगर प्रबंधन। हड़प्पा सभ्यता संसार की सबसे शानदार व्यवस्था रही है, सबसे शानदार सभ्यता रही है जिसमें नगर व्यवस्था को देखा जाए तो इस ऐसी शानदार व्यवस्था संसार के अन्य देशों में कहीं भी नहीं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय प्रणाली थी वो एक शानदार नगरीय प्रणाली थी। जो मकान है वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। जिस समय हम संसार की अन्य सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं तो वो लोग अनगढ़ जो पत्थर होते हैं, पत्थरों से मकान बनाते थे और अन्य चीजों का प्रयोग करते थे, गारे के मकान बनाते थे। लेकिन हड़प्पाई सभ्यता में बड़े पैमाने पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि वास्तव में यह सभ्यता इतनी महान रही होगी जिन्होंने ईंटों को, मिट्टी की ईंटों को पकाकर और उन्हें नगरों के रूप में ढालने में, नगर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इनका प्रयोग किया गया होगा। तो जो नगरों का विकास है वो अपने आप में इस चीज को दर्शाता है। इसके साथ साथ नगरों की व्यवस्था शानदार, सड़कें चौड़ी एवं समकोण थी। यहां सड़कों पर रोशनी का प्रबंध होना, नालियों का प्रबंधन होना और बड़े नालों का प्रबंध होना। ये कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर हैं, ये कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो आज के समय में भी उतनी अच्छी क्रियान्वित नहीं हो पाई है जैसी हड़प्पाई सभ्यता के नगरों में स्थान स्थान पर देखने को मिली है। और वो एक स्थान पर ना होकर जितने भी हड़प्पाई नगर थे लगभग सभी नगरों में एक जैसी व्यवस्था का पाया जाना यह दर्शाता है कि इनकी नगर निर्माण और नगर संचालन करने की व्यवस्था कितनी उत्तम रही होगी, जो पूरे संसार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि इतनी उत्तम व्यवस्था शायद आज से 5000 साल पहले, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि आज हम जिस चीज को फॉलो कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए, वो उन लोगों ने 5000 साल पहले एक उदाहरण पेश किया है कि 5000 साल पहले इस जो योजना है उस योजना को बनाना और उसको लागू करना यह दर्शाता है कि वास्तव में उन लोगों की व्यवस्था बड़ी महान रही होगी और हम उससे सीख सकते हैं। और आज के समय में हम सीख भी रहे हैं, उस प्लानिंग को, उस समय की प्लानिंग को हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा है व्यापार और विदेशी व्यापार। हड़प्पा सभ्यता की जो दूसरी महत्वपूर्ण देन थी वो थी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। शासकों के द्वारा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाता है। आज के समय में जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, एमएनसीज हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से ही प्रेरित लगती हैं, क्योंकि उस जमाने में आज से 5000 साल पहले, 4,500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने यहाँ जो चीजें उत्पादित होती थी उन चीजों को, अपनी आवश्यकता की चीज को यहाँ पर रखकर बाकी चीजों का विदेशों को व्यापार करते थे। और उस विदेशी व्यापार से उनके द्वारा बड़े पैमाने पर मुद्राओं का अर्जन किया जाता था, मुद्रा प्राप्त की जाती थी। और उस जो प्राप्त मुद्रा है उससे उत्पादन को बढ़ाने के लिए या अन्य चीजों का और उत्पादन करने के लिए उस जो मुद्रा है उस मुद्रा का उपयोग किया जाता था। तो ये जो व्यापार और विदेशी व्यापार का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के उस समय से लिया गया या उस समय से प्राप्त किया गया उदाहरण जो है वो लोगों के सामने है और हम आज के समय में भी इस चीज को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा है कृषि प्रबंधन। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे
उस जीवन को जी रहे थे जहां पे उन्होंने विकास की पहली अवस्था को प्राप्त किया था। वो लोग कृषि करते थे। पहले उन लोगों ने आत्मनिर्भर कृषि किया। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं वस्तु विनिमय को अपनाया होगा, वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान किया होगा, कि जो वस्तु विनिमय है उसमें उसको अपनाया होगा। इसके बाद जो अन्य चीजें बची होंगी उन चीजों को दूसरे देशों को व्यापार करने का प्रयास किया गया होगा। तो सूती जो वस्त्र और कपास और रेशम जो है वो पहले ऐसे उदाहरण हैं जिन चीजों का बड़े पैमाने पर विदेशों को व्यापार किया था। और इस व्यापार के लिए कहीं ना कहीं कृषि का प्रबंधन तो आवश्यक ही रहा होगा। इस प्रबंधन के लिए, कृषि प्रबंधन के लिए उन्होंने भंडारण का पर विशेष जो ध्यान दिया था, भंडारण पर ध्यान देना, भंडारण की व्यवस्था करना। दूसरा है कि नहरों का निर्माण करना, नहरों का निर्माण, जलाशयों का निर्माण, छोटे तालाबों का निर्माण कराना। ये कहीं ना कहीं कृषि प्रबंधन के ही अंग हैं कि कृषि को अगर उत्तम जो आधार प्रदान करना है तो वो कम से कम कृषि के प्रबंधन के द्वारा ही किया जा सकता है। और वो लोग अपने जो कृषि के बीज हैं उन बीजों को भी लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए उन का संरक्षण करते थे, उनको बर्तनों में डालकर रखते थे ताकि आगे आने वाले समय में उन बीजों को, जो उनके उत्तम बीज हैं, उन बीजों का प्रयोग भी वो को आगे समय में कर सकें। नेक्स्ट जो है वो है चित्रकला और मूर्तिकला। हड़प्पा सभ्यता की संसार को एक अन्य महत्वपूर्ण देन जो है वो है चित्रकला का ज्ञान और इसके साथ साथ मूर्तिकला का ज्ञान। जो जो कला है उसका ज्ञान जो है वो भी हड़प्पाई सभ्यता के लोगों ने संसार को प्रदान किया है। हमारे यहाँ मूर्तिकला की अपनी एक विशेष प्रकाष्ठा इन लोगों ने प्राप्त की, उस एक चरम को प्राप्त किया जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, यह दर्शाती है कि इन लोगों को मूर्ति निर्माण में, धातु की मूर्ति निर्माण करने में भी एक महारत हासिल थी। इसके साथ साथ पत्थरों की मूर्ति को के भी अवशेष मिलते हैं, चाहे उसमें कुबड़ वाले बैल की मूर्ति रही हो, चाहे उसमें योगी की मूर्ति का प्रतीक रहा हो, अन्य चीजें रही हो। इसके साथ साथ हड़प्पाई सभ्यता के लोगों को चित्रकला में भी एक महारत हासिल थी। इन्होंने बड़े पैमाने पर जो सूर्य, चंद्रमा, शिवलिंग वगैरह और इसके साथ कुबड़ वाले बैल को की चित्रकला का बनाना, इसके साथ साथ स्थान स्थान पर इन्होंने पशु पक्षियों के चित्र बनाना, ये सभी दर्शाता है कि इन लोगों को चित्रकला में और मूर्तिकला में महारत हासिल थी। और इस महारत को संसार के अन्य देशों ने कहीं ना कहीं हड़प्पाई सभ्यता के लोगों से प्राप्त किया है। नेक्स्ट है सुनियोजित जो तोलने की प्रणाली थी, मापन प्रणाली, मापन एवं तोल, माप तोल प्रणाली से। जैसा हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने संसार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हमारे देश के, हमारी सभ्यता के लोगों ने एक सुनियोजित मापतोल प्रणाली को प्रस्तुत किया। इन्होंने बाट बट्टों को बनाया, उन बाट बट्टों को चर्ट कहा जाता था। ये पत्थरों के बने हुए होते थे, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं धातु के भी बने हुए थे। इसके एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ इनके जो मापन प्रणाली है वो 1:2, अनुपात 4, अनुपात 8, अनुपात 16, अनुपात 32, अनुपात 64 में देखने को मिलते हैं। तो ये सभी जो अनुपात है वो दर्शाते हैं कि इन लोगों ने अपनी इस मापतोल प्रणाली पर बड़ा काम किया होगा। जो आधुनिक समय में भी संसार में अलग अलग मापन प्रणाली मिलती है वो पूरी हड़प्पाई सभ्यता में लगभग एक समान, एक जैसे चार्ट पाए जाते हैं, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की मापतोल प्रणाली अपनी उत्तम अवस्था में थी। एक सर्वोत्तम विकास की प्रकाष्ठा को इन लोगों ने प्राप्त किया है। कपास की खेती के सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। तो कपास जो है वो कपास के उत्पादन को करने का जो श्रेय है वो कम से कम भारत को जाता है। अगला है पक्की ईंटों का निर्माण।
देखिए जैसा हमने पढ़ा था, यूनान है, मिस्र है, रोम है, मेसोपोटामिया है, ये सभ्यताएं संसार की महान सभ्यताओं में से एक रही हैं। परंतु इन सभ्यताओं में अगर नगरीय व्यवस्था को देखा जाए तो नगर वहां पे मिलते हैं, लेकिन वो नगर जो हैं वो ऐसी पक्की ईंटों के बने हुए नहीं है, पक्की ईंटों के नहीं है, बल्कि जो पक्की ईंटों को बनाने का श्रेय है वो भारतीय हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। इन लोगों ने ईंटों का भी एक ढांचा तैयार किया था जो 1:2:4 के रूप में प्राप्त हुई हैं, और ये जो ईंटें हैं कच्ची जो मिट्टी की ईंटें बनाई गई थी, उन मिट्टी की ईंटों को कोयले के द्वारा या आग के ऊपर पकाकर उन्हें ठोस रूप प्रदान किया गया था, जो एक सांचे में होती थी, और उस सांचे के द्वारा जो बिल्डिंग, जो इमारत बनाई गई थी, उस इमारत का एक अन्य अलग प्रकार का स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो इन ईंटों के द्वारा जो दीवारें बनाई गई होती थी वो कम से कम कहीं ना कहीं सीधी अवस्था में बनाई गई होगी, और इन लोगों के द्वारा जो डिजाइन तैयार किए गए हैं वो कहीं ना कहीं उत्तम श्रेणी के डिजाइन तैयार किए गए होंगे। जैसा हमने पढ़ा था कि हड़प्पाई सभ्यता के जो मकान है वो एक मंजिला मकान मिले, एक मंजिला, दो मंजिला और तीन मंजिला, और तीन, इसके साथ साथ जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है वो भी पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था, जिसे गारे और जिप्सम के द्वारा लेपा गया था, जो पानी को लंबे समय तक अपने आप में सुरक्षित रखने का एक बड़ा माध्यम था। और यह दर्शाता है कि भारत की जो सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं इतने अपने विकसित व्यवस्था में थी, तो ये सभी पक्की ईंटों के निर्माण के कारण ही हो पाया था। अगला है पशु पक्षी एवं प्रकृति पूजा। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, इन्होंने संसार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसमें इन्होंने पशु पक्षी और प्रकृति, इसकी पूजा का कंसेप्ट जो दिया है। लोग बड़े पैमाने पर नेचर की वर्शिप करते हैं। आज सभी कहते हैं कि नेचर की तरफ लौटो। नेचर की तरफ लौटने का तात्पर्य क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे क्रियाकलापों के द्वारा प्रकृति का विनाश किया जा रहा है, और प्रकृति के विनाश को रोकने के लिए जरूरी है कि हम पशु पक्षियों और प्रकृति को एक देव रूप में माने, और उस देवता के रूप में मानकर उनकी पूजा करें। अब पूजा ना भी कर पाए तो कम से कम ऐसा विश्वास रखें कि प्रकृति के कारण ही मनुष्य का जो आधार है वो धरती पर संभव है। मनुष्य जब तक प्रकृति यहाँ पे रहेगी, प्रकृति सजीव रहेगी, तब तक मनुष्य भी जीवित रहेगा। जिस दिन प्रकृति ने अपना विनाश देखना आरंभ कर दिया तो मनुष्य का विनाश भी प्रकृति के साथ जुड़ जाएगा। तो स्थान स्थान पर आज भी संसार के अनेक भागों में पशु पक्षियों और जो प्रकृति है उसकी बड़े पैमाने पर पूजा की जाती है। बड़े पैमाने पर लोगों को इस चीज के अंदर जुड़ाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है वो है धार्मिक संस्कार एवं मृतक संस्कार। हड़प्पाई सभ्यता के लोगों ने धार्मिक संस्कारों को संसार के सामने प्रस्तुत किया। इन लोगों का धर्म कर्म में विश्वास था, ये धर्म को मानते थे, ये धर्म में प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति को देवी देवताओं के रूप में मानते थे, धरती की मातृ देवी के रूप में पूजा करते थे, सूर्य की ये जो सूर्य के प्रकाश है, सूर्य जो है उसे देवता के रूप में मानते थे, और इनका मानना था कि जब तक प्रकृति जीवित है तब तक मनुष्य का आधार बना हुआ है। तो इन्होंने धार्मिक जीवन में प्रकृति को अपनाया। इसके साथ साथ देवी देवताओं की भी पूजा इन्होंने की, जो संसार के अनेक भागों में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इन लोगों के द्वारा जो मृतक संस्कार अपनाए जाते थे, चाहे वो दाह संस्कार जलाने में जलाकर किया जाता हो, चाहे वो दफनाने की क्रिया हो, इन सभी क्रियाओं का बड़े पैमाने पर जो पालन है वो हड़प्पाई सभ्यता के लोगों के द्वारा किया जाता था। तो जो धार्मिक संस्कार हैं और जो क्रियाक्रम के संस्कार हैं, क्रियाक्रम की जो विधियां हैं, इन विधियों का भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बड़े पैमाने पर पालन किया, जो आज भी संसार के विभिन्न भागों में लोगों के द्वारा अपने समय समय पर अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ने संसार के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, जो लोग कहते थे कि हाँ भाई हमारी सभ्यता मान रही है। जब अंग्रेज भारत में आए उन्होंने अपनी सभ्यता को महान बताया, जब तुर्क भारत में आए तो उन्होंने अपने आप को महान प्रदर्शित करने का प्रयास किया, जब मुगल भारत में आए तो उन्होंने अपने आप को महान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। चूंकि ये लोग भारत में रच गए, बस गए, भारत में रहने लग गए, तो जैसे ही 1921 में हड़प्पा सभ्यता का सूत्रपात हुआ,
तो संसार के सामने एक अलग ही प्रकाश प्रस्तुत हुआ, जिसने दर्शाया कि संसार के अन्य देश चाहे अपनी सभ्यताओं को महान बताते हो, लेकिन सबसे महान सभ्यता जो संसार की रही है उसमें सबसे पहला स्थान अगर किसी सभ्यता को दिया जा सकता है, किसी को प्राप्त हो सकता है, तो वो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है वो है। हमने संसार के हमारी सभ्यता ने आज से 5000 साल पहले हर क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो आज भी संसार के अनेकों देश प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। उनको वो आधार अभी भी प्राप्त नहीं हो पाया जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आज से 4500 साल पहले, 5000 साल पहले प्राप्त हो चुका था। तो हम ये कह सकते हैं कि संसार में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक रही है, जिसका आज भी संसार के अनेक देश पालन कर रहे हैं, उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि को जानने का अवसर मिलेगा, लिपि को हम जान पाएंगे, तो हमारे सामने एक ज्ञान की नई प्रकाष्ठा प्रस्तुत होगी। धन्यवाद।